नमस्ते। इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। मॉर्निंग बुलेटिन में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, आतंकी हमला जो हुआ है वो भी पर्यटकों पे हुआ है, उसका भी हम आपकी खबर पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। और संख्या कितनी है और पकड़े कितने गए और मारे कितने गए आतंकी, ये भी अपडेट है, इसकी भी डिटेल हम आपको बताएंगे। बेगूसराय बहुत शांत माना जा रहा था। इधर कुछ दिनों से लग रहा था कि बिहार में सब कुछ शांति है, न कहीं हत्या है, न डकैती है, न कहीं कोई अपराध है। लग रहा था कि बिहार एकदम बदल गया है, लेकिन नहीं, ये आपकी सोच गलत साबित हुई। बेगूसराय में हत्या और अपहरण की घटना भी हुई है, वो भी बताएंगे हम आपको इस बुलेटिन में कि बेगूसराय फिर क्यों अपराध की दुनिया में शुरुआत कर रहा है, क्या है मामला, इसको भी हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली में वक्फ बोर्ड को लेकर के इतनी बड़ी एक बैठक होती है। बैठक सिर्फ नाम दी जाती है, नाम के साथ साथ वो प्रदर्शन का रूप लग लेता है। 3 से 4 डेट डिसाइड होती है कि प्रदर्शन कहाँ से शुरू होगा, कहाँ जाएगा। वो ताल कटोरा स्टेडियम की बात होती है। ताल कटोरा स्टेडियम में ये बैठक की शुरुआत होती है और उसमें डे बाई डे रखा जाता है कि किस दिन कैंडल मार्च होगा, किस दिन लाइट बत्ती गुल होगा, और उसके बाद फिर वापस आकर के ये पूरा मामला सिमटेगा। फिर उसी ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली के वहाँ पे फिर एक व्यापक प्रदर्शन होगा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के। मतलब एक रूपरेखा खींची गई है प्रदर्शन को लेकर के। वो फिर हो सकता है अगर छोटा पड़ा तो रामलीला मैदान भी यूज किया जाएगा, ऐसा मानना है प्रदर्शन के जो आयोजक हैं, जो एक इसको कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका मानना है। ये भी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। फिर एक मामा भांजे का रिश्ता के तरीके से एक मामला फिर आया है। इस बार भांजी पैदा हुई है। वो भांजी क्यों विघ्न बनी है, किससे उसका प्यार हुआ, ये भी हम आपको दिखाएंगे। रही बात गुड़गांव की, गुड़गांव में क्राइम इस लेवल का बढ़ा है कि आप जानते हैं रईस लौंडे रात में निकलते हैं। जो रईसों के, हमने इसलिए रईस का नाम लिया और रात का नाम लिया क्योंकि इनकी रात ही शुरू होती है। इनका दिन, अगर एक तरह से कहें तो दिन शुरू होता है रात 12 बजे से। उसके बाद ये पीते हैं, घूमते हैं, सड़कों पर उत्पात मचाते हैं, बड़ी गाड़ियां लेके चलते हैं, किसी को कुचलते हैं, किसी को मारते हैं। मतलब आप समझें तो उत्पात और दबंग अगर कहा जाए तो ये कम नहीं है। दबंगों की श्रेणी में जो इस तरीके से ये अपने आप को तब्दील कर लिए हैं, ये रईस के जो लड़के हैं, इन्होंने भी उत्पात मचाया और ऐसा कदर मचाया है, ऐसा गदर मचाया है कि ये गदर आप सुनेंगे तो देखेंगे कि इस तरीके से किसी की बेरहमी से पिटाई नहीं की जाती है। तो हमारे साथ आप बने रहिए। मॉर्निंग बुलेटिन में इन सारी खबरों की चर्चा हम करेंगे और स्टोरी दर स्टोरी हम पूरी स्टोरी आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, पर्यटकों पर हुआ। वो भी पर्यटक बैठ के एक दुकान पर खा रहे थे। आतंकी घुसे, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की। पूछे भी कि आप क्या खा रहे हैं, उन्होंने बोला मैगी खा रहा हूँ। कहे जन्नत मिलेगी और फायरिंग कर दी। फिर उसके बाद कुछ लोगों से नाम पूछा गया। शायद उन्हें लग रहा था मुस्लिम होंगे तो छोड़ देंगे, हिंदू होंगे तो मार देंगे। इस तरीके से बर्बरता दिखाई उन्होंने। हिंदू नाम निकला तो उन्होंने गोली मारी, मुस्लिम निकला तो उन्होंने पैर से धक्के मार के हटा दिया। इस कदर उन्होंने 20 से ज़्यादा लोगों के ऊपर फायरिंग की। कंडीशन ये हुआ कि आनन फानन में फ़ोन हुआ, सेना के जवान आए और स्थिति जब तक कंट्रोल में करते तब तक संख्या ज़्यादा हो चुकी थी और ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। तो जवाबी फायरिंग में भी, जवाबी जो इनकी एक कॉम्बिंग थी, उसमें भी कुछ पकड़े गए, कुछ घायल भी हैं। और देखना ये है कि इनकी पूछताछ में क्या निकलता है, कौन है। पूरी तफसील से देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकी हमले के बाद की हैं। देखिए कैसे सैलानियों के शव पड़े हैं। खून से लथपथ शवों की तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, इसीलिए इन्हें धुंधला किया गया है। देखिए कैसे आतंकियों ने घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों के ग्रुप को निशाना बनाया और उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया।
हमले के बाद हैरान परेशान महिलाएं रोती बिलखती नजर आईं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही उनके अपनों को गोली मार दी गई। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों की हत्या करने से पहले उनकी पैंट उतरवाई, उनके पहचान पत्र चेक किए। गोली मारने के बाद काफी दूर तक घसीटा गया। ये तस्वीरें हैवानियत की सारी दास्तां कह रही हैं। कैसे आतंकियों ने महिलाओं के सामने उनके पति को गोलियों से छलनी कर दिया और वो बस देखती रही, हाथ जोड़कर मिन्नतें करती रही, लेकिन आतंकी हत्याएं करते रहे। हम आ रहे हैं, आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम। आतंकवादियों का ये हमला दोपहर में बैसरन घाटी के इलाके में हुआ। देखिए कैसे हमले के दौरान एक शख्स के सिर पर गोली मारी गई और उसकी मौत भी हो गई। कई लोगों को गोलियों से भून दिया गया। अपनी आंखों के सामने अपनों की मौत देखकर पर्यटक सन्न रह गए, क्योंकि ये लोग पहलगाम घूमने मौज मस्ती करने आए थे, लेकिन यहाँ तो मौत का खेल खेला गया। देखिए कैसे घबराए सैलानी फोन पर परिजनों को आप बीती बताते हुए नजर आए। इधर हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन जारी किया। हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश की जा रही है। बताया गया कि फायरिंग की सूचना मिलते ही सुरक्षा बल की टीम वहां पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। ये हमला तब हुआ जब पहलगाम पर्यटकों से भरा हुआ था। बात करते हैं बिहार के बेगूसराय की। बेगूसराय में कुछ इसी तरीके से कहासुनी होती है और हत्या का रूप, कहासुनी जो है हत्या के रूप में बढ़ता है। और इतना ही नहीं, बहस भी होती है। आप ये पूरी स्टोरी देखेंगे तो बहस पैसे को लेकर के है कि प्रेम प्रसंग को लेकर के है कि ये मामला है क्या कि जो हत्या में तब्दील होती है और दोबारा वही क्राइम बिहार का आपके सामने गूंजने लगेगा कि हत्या अपहरण के मामले में जो जाना जाता था, आज फिर से वही सीन आपके सामने आ गई है। देखिए रिपोर्ट और समझिए है क्या पूरा मामला। बेगूसराय में डबल मर्डर, हत्या कर पॉलीथीन में पैक की लाशें। खेत में मिली लाशें, हाथ पैर बंधे, सफेद पॉलीथीन की सीट में लपेटे गए शव, पीट पीट कर हत्या की आशंका। बिहार के बेगूसराय जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। दो सगे भाइयों की नृशंस हत्या कर दी गई और उनके शवों को पॉलीथीन में लपेटकर खेत में फेंक दिया गया। इस वारदात ने जिले में सनसनी फैला दी है। गेहूं काटने पहुंचे मजदूरों को मिला खौफनाक नजारा। बारौनी थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव के पास सोमवार शाम गेहूं काटने गए मजदूरों को खेत में पड़ी 2 पॉलीथीन बैग्स पर शक हुआ। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। दोनों पॉलीथीन में इंसानी शव थे। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। जिनकी लाशें मिली वो 2 सगे भाई थे। मृतकों की पहचान तेआय आपी क्षेत्र के दादपुर गांव निवासी विपिन कुमार चौधरी के बेटों 19 वर्षीय अमन कुमार और 16 वर्षीय चमन कुमार के तौर पर की गई। अमन ITI का छात्र था, जबकि चमन इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था। हाथ पैर बांधे मिले शव, चेहरे पर बेरहमी के निशान। मौके पर पहुंचे लोगों और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों के शवों के हाथ पैर बंधे हुए थे और शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। इससे अंदेशा है कि उनकी हत्या पीट पीट कर की गई और पहचान छिपाने के लिए शवों को पॉलीथीन में पैक कर दिया गया।
परिजनों ने बताई आखिरी गतिविधियां। परिजनों के मुताबिक दोनों भाई रविवार सुबह 11 बजे अपनी कार से घर से निकले और हसनपुर में एक परिचित के यहाँ गए। वहीं उन्होंने एक बाइक ली और कहा कि थोड़ी देर में लौटेंगे, लेकिन वापस नहीं आए। सोमवार रात जब बाइक मालिक घर पहुंचा और जानकारी दी, तब जाकर परिजनों को चिंता हुई। गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। बॉडीज 2 लड़के हैं, मतलब देखने से प्रतीत होता है एज ग्रुप होगा 18 से 24-25 साल के बीच में हम कह सकते हैं। दोनों के बांधा हुआ है और पीट के प्रथम दृष्टया जैसे हम लोग को लगता है यहाँ पे खेत के पास मिले हैं और बैक साइड ऑफ वास्तु विहार के पास में। बरौनी थाना अंतर्गत हम लोगों को ये घटना हुई है, जानकारी मिली, हम आकर इसमें देख रहे हैं, एफएसएल की टीम्स को बुला रहे हैं और प्रोसीजर हम फॉलो करके सबसे पहले इनकी शिनाख्त करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हमारा कार्य आगे बढ़ेगा। किस अवस्था में सब था, क्या ये आप ये क्लैड हैं, इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, इनको बांधा गया है, हाथ पांव बांधे गए हैं और काफ़ी तरह पीटने के बाद ये बॉडी डाली गई है या फिर कहीं और घटना करके बॉडी को डंप किया गया, इसकी भी संभावना आपको लग रही है। कौन सी थाना क्षेत्र में लग रहा है? ये बरौनी थाना क्षेत्र में है, दृष्टि में ऐसा लगता है कहीं का भी हो कि अगर हम लोग केस का पुलिस और एफएसएल टीम कर रही है जांच। घटना की सूचना मिलते ही एसपी मनीष कुमार खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। वही हत्या किन परिस्थितियों में हुई और किन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया, इसकी जांच कई एंगल से की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बात करें गुड़गांव की। गुड़गांव में रईसजादे इतने खौफ फैला रहे हैं कि आप रईसजादों के नाम पे अगर शाम में आप बाहर निकलेंगे तो आपको ये लगेगा कि रईसजादे जो हैं, इनका नाम जब भी आप सुनेंगे कि हो हंगामा हो रहा है रोड पे, बड़ी गाड़ियों में लड़के बाहर निकले हुए हैं। और रईसजादा हम इसलिए कह रहे हैं कि ये बच्चे भी ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं, तो रईसजादा के लड़कों से ज़्यादा ये रईसजादों की भी श्रेणी में आ गए हैं। तो फिलहाल अगर हम इनको रईसजादों के लड़के के नाम से संबोधित करें, वो भी दबंग और लफंगे, तो कम नहीं होगा, क्योंकि ये लफंगई जो किए हैं, बेरहमी से जिस तरीके से रोड पर मारपीट किए हैं, ये अगर देखा जाए तो क्राइम को हाथ में लेना अपने आप में ये अपराध है। और देखिए किस तरीके से सड़क पे नंगई और दबंगई किए हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। भैया भैया सॉरी। बीच सड़क सरेआम, खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी, पत्थर से मारा, बेसबॉल बैट से मारा, बाइकर्स की पिटाई, रईसजादों की गुंडई, गुरुग्राम के गुंडे। गुरुग्राम की सड़कों पर गुंडागर्दी की ये तस्वीरें देखिए। भैया सॉरी सॉरी भैया। बीच सड़क सरेआम, बाइकर्स की बेरहमी से पिटाई देखिए। भैया सॉरी, मेरी क्या भैया, क्या नाम है तेरा? अभिनव भैया। रईसजादों की खुल्लम खुल्ला गुंडई देखिए। हाथ से मार मार कर थक गए तो पत्थर फेंक फेंक कर मारा, बेसबॉल बैट से मारा। गुंडागर्दी की ये तस्वीरें गुरुग्राम की हैं। जो लोग बाइकर्स को मार रहे थे वो एसयूवी सवार लोग हैं। खबरों की माने तो एक बाइक सवार ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया था। इससे गुस्साए लोगों ने बाइकर्स को रोका और मारपीट की। उन्होंने बेसबॉल बैट से एक महंगी बाइक को भी तोड़ दिया। बाइकर्स ने पुलिस को बताया कि एसयूवी में बैठे हुए लोग नशे में लग रहे थे। उन्होंने उन लोगों को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल 20 अप्रैल 2025 को एक गुड़गांव के एक रेजिडेंट के द्वारा सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में पुलिस से कॉन्टैक्ट किया गया था और उसके द्वारा बताया गया था कि वह सुबह के समय अपने कुछ दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा था। तो इसी दौरान कुछ स्कॉर्पियो चालकों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। तो गुरुग्राम पुलिस में सेक्टर 37 के द्वारा तुरंत ही शिकायतकर्ता से एक शिकायत ली गई थी और उसको साथ ले जा करके अस्पताल से उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया था।
पुलिस के द्वारा मारपीट से संबंधित और जो अन्य जो सेक्शंस बनती हैं उसमें एफआईआर रजिस्टर की गई है और शिकायतकर्ता के द्वारा इसमें गाड़ी का नंबर दिया गया था। उस नंबर के आधार पर जो एक्यूज़ हैं उनकी पुलिस के द्वारा आइडेंटिफिकेशन की जा चुकी है। कुछ वीडियो इसमें देखने को आए हैं जिसमें वो लोग बाइकर्स का एक ग्रुप है और उस बाइकर्स के ग्रुप में कुछ लोगों के साथ उनके द्वारा मारपीट की गई है। तो फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन में अन्य जो लोग थे उनको भी संपर्क करके उनके भी इसमें स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे पुलिस के द्वारा। फिलहाल एक्यूज़ को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, पुलिस की टीम रेड कर रही है और जल्दी ही जो आरोपी हैं जितने भी उन सभी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में हार्दिक शर्मा नाम के एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई है। हार्दिक एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और गुरुग्राम में काम करता है। उन्होंने बताया कि लोग एम्बियंस मॉल के पास मिले थे, वहां से उन्हें मानेसर तक राइड पर जाना था। हम लोग एम्बियंस मॉल से निकले थे और हम लोग जा रहे थे पंचगांव ब्रेकफास्ट करने, सब लोग बाइकर्स का ग्रुप, हम 10-11 लोग थे और रास्ते में ही ये स्कॉर्पियो वाले चला रहे थे, अपने पीते पीते चला रहे थे और आई थिंक किसी बाइकर ने ओवरटेक किया होगा इनको एंड इनकी ईगो पे आ गए बिकॉज ये पहले ही ड्रंक थे। तो वो बहुत रैश चलाने लगे और हमको चलती गाड़ी से गिराने की कोशिश करने लगे, ठीक है। और फिर हमने ये देखा कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है तो हमने साइड में रोक ली, ठीक है, कि इनको जाने दो और हम थोड़ी देर में रुक के थोड़ी देर में चले जाएंगे कि ताकि हम गिर ना जाए, हमको डैमेज ना हो। बट वो वहीं रुक गए, आए, उतरे, उनके हाथ में उनके ड्रिंक्स वाले ग्लास थे, वो उन्होंने पिया और आके फिर लोगों को पीटने लगे, अपने हमारी बाइकें गिराने लगे। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह दबंगों ने बाइक सवार युवक को बेरहमी से मारा। इतना ही नहीं, उसके हेलमेट को भी खींच लिया। इस दौरान बाइकर्स का दम घुटने लगा तो वो चिल्लाता हुआ नजर आया। इस पर भी स्कॉर्पियो सवार का दिल नहीं भरा तो कुछ दूर जाकर उन्होंने फिर दोबारा से बाइकर्स को रुकवाया और उनके साथ दोबारा से मारपीट की। इस दौरान बाइक सवार युवक अपनी बाइक छोड़कर वहां से भाग गया। तो इस पर भी दबंग का दिल नहीं भरा, उन्होंने बाइक तोड़ दी। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरह दबंग बाइक को बेसबॉल बैट से तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मामला तो आई थिंक सारा वीडियोस में दिख ही गया क्या हुआ था और क्यों हुआ था, सब वीडियोस में है और उन लोग के खिलाफ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और ऑल्सो जो एफआईआर हुई है उसमें भी ऐसा कुछ मतलब इनके ऊपर कोई धाराएं नहीं लगाई गई हैं कि जिनसे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन हो। अटेम्प्ट टू मर्डर का अभी तक लगाया नहीं गया। मेरा हेलमेट अगर आप देखेंगे तो हेलमेट इतना ज़्यादा डैमेज है कि अगर मेरे पास उन्होंने हेलमेट उतारने की कोशिश की, अगर मैं हेलमेट उतार देता और उसी इम्पैक्ट से मेरे को बिना हेलमेट के मारते, मैं एट द स्पॉट डेड था। गुरुग्राम की सड़कों पर ये गुंडे जिस तरह से तांडव मचा रहे थे उससे साफ तौर पर समझ में आता है कि ये रईस बाप की बिगड़ैल औलादे हैं जो पैसों के साथ साथ पावर के भी गुरु हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जौनपुर की एक घटना ऐसी है कि 9 साल की मासूम बच्ची के साथ जो हैवानियत होती है उसमें 1-2 लोग नहीं 9 लोग करते हैं। कुछ गिरफ्तार भी होते हैं और देखिए ये किस लेवल का क्राइम है कि एक 9 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत, और वो भी 1-2 लोग नहीं 9 लोग करते हैं। पूरा मामला देखिए फिर आपके समझ में आएगा कि किस तरीके का समाज और कैसे आगे बढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। कुछ ही घंटों में पकड़े गए आरोपी। पुलिस ने 9 आरोपियों को पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों में से 4 नाबालिग। कानून से बड़ा ना कोई है और ना होगा, इसका जीता जागता सबूत है जौनपुर, जहां पर 9 साल की मासूम के साथ हैवानियत को अंजाम देने वाले सभी आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में। कुछ ही घंटे में पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। इन आरोपियों में कुछ तो समझदार और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी तक दुनियादारी की बातों की समझ भी नहीं रखते, लेकिन जुर्म की जो फहरिस्त है उसमें उनका नाम शामिल हो गया। 5 टीमों का गठन किया गया था जिसमें स्वाट सर्विलांस भी शामिल थी और एक इनपुट के आधार पर कि अभियुक्त भागने की फिराक में एक वीरान मकान में छिपे हुए हैं। पुलिस की टीमें वहां पहुंची और टैक्टिकल तरीके से घेराबंदी की गई और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इसी दौरान अभियुक्त छत से भागने लगे और उसमें से अभियुक्त छत से गिरने के कारण इंजर्ड भी हो गए। अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया, उनके कब्जे से मोबाइल इत्यादि बरामद किए गए और उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।
और महज 4 घंटे में इस इतने गंभीर घटना में सभी अभियुक्तों को, जिसमें 5 मुख्य अभियुक्त और 4 सह अभियुक्त शामिल थे, सभी की गिरफ्तारी कर ली गई और उनको जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। पीड़िता का स्वास्थ्य मेडिकल कराया जा रहा है, अन्य सुसंगत साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं और इसमें बहुत अच्छी विवेचना करके साक्ष्य संकलन करके अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कार्यवाही की जा रही है। कितने जिंदगी और मौत से लड़ने के लिए छोड़ गए दरिंदे। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया, मासूम अपने घर से कुछ ही दूर पर लगी प्रदर्शनी को देखने गई और वहीं पर इन दरिंदों ने मासूम को अपना शिकार बनाया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तो मौके से फरार हो गए, लेकिन 9 साल की इस मासूम को जिंदगी और मौत से लड़ने के लिए उसी जगह पर छोड़ गए। बेहोशी की हालत में ग्रामीणों को मिली मासूम। पास से ही गुजर रहे कुछ ग्रामीणों ने बच्ची को बेहोशी की हालत में देखा तो बिना देर किए पुलिस को फोन किया। मौके पर पुलिस पहुंचती है। बच्ची की हालत देख पुलिस के हाथ पांव भी फूल जाते हैं और अगर कुछ याद था उस वक्त तो सीएम योगी आदित्यनाथ का फरमान, वो फरमान था बेटियों की सुरक्षा का। फिर क्या, पुलिस भी बिना देर किए आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू करती है। 5 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें स्वाट सर्विलांस भी शामिल थी और एक इनपुट के आधार पर कि अभियुक्त भागने की फिराक में एक वीरान मकान में छिपे हुए हैं। पुलिस की टीमें वहां पहुंची और टैक्टिकल तरीके से घेराबंदी की गई और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इसी दौरान अभियुक्त छत से भागने लगे और उसमें से अभियुक्त छत से गिरने के कारण इंजर्ड भी हो गए। अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया, उनके कब्जे से मोबाइल इत्यादि बरामद किए गए और उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया और महज 4 घंटे में इस इतने गंभीर घटना में सभी अभियुक्तों को, जिसमें 5 मुख्य अभियुक्त और 4 सह अभियुक्त शामिल थे, सभी की गिरफ्तारी कर ली गई और उनको जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। पीड़िता का स्वास्थ्य मेडिकल कराया जा रहा है, अन्य सुसंगत साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं और इसमें बहुत अच्छी विवेचना करके साक्ष्य संकलन करके अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कार्यवाही की जा रही है। कितने वर्ष की ये पीड़िता है सर? कैसे सागंज पहुंची बेहोशी? पीड़िता की उम्र लगभग 15 वर्ष है और ये लम्हुआ जनपद सुल्तानपुर की रहने वाली है और ये इस जनपद में आई और भटकते हुए कई जगह ये इसने अपना मूवमेंट किया है और फिर ये शाहगंज में बस अड्डे पे रुकी हुई थी। इसके बाद ये सारे घटनाक्रम हुए हैं। कुछ घंटों में पुलिस की गिरफ्त में आरोपियों को पकड़ने के लिए जिले की पुलिस के साथ एसओजी व स्वाट सर्विलांस टीम एक साथ काम करना शुरू करती है। उनका बस एक ही उद्देश्य था, आरोपियों की गिरफ्तारी, और पुलिस इस मंसूबे में महज कुछ ही घंटों में कामयाब भी होती। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कुछ तो नाबालिग भी हैं और 4 आरोपी ऐसे हैं जिन्हें बहसी दरिंदा कहना गलत नहीं होगा। बीती देर रात जौनपुर के शाहगंज पुलिस को एक सूचना मिलती है कि प्रदर्शनी ग्राउंड पर एक बच्ची छत विचित अवस्था में मिली है। उसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल उसको शाहगंज सीएचसी में एडमिट करते हैं और उसके बाद पूरे मामले की तहकीकात करती है पुलिस। उसमें जो मामला प्रकाश में आता है कि बच्ची के द्वारा बताया जाता है कि उसके साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म किया है और पूरे मामले को पुलिस गंभीरता से देखते हुए तत्काल जौनपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने 5 टीमों का गठन करके उनकी धरपकड़ की कार्रवाई को शुरू करते हैं। अगर पूरा मामले को देखा जाए तो आज जब प्रेस वार्ता के दौरान जो है जौनपुर पुलिस ने महज 4 घंटों में ही सभी उन 5 दुष्कर्म करने वाले नाबालिग युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जो है उनमें 4 और जो सहयोग कर रहे अभियुक्तों को भी पुलिस ने कुल 9 लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें कोर्ट भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो
जो युवती है, जो किशोरी है, वो पिछले 8 अप्रैल से अपने घर से निकली थी। वो पड़ोस के जनपद सुल्तानपुर के रहने वाली थी और जो ये 5 दुष्कर्म करने वाले आरोपी हैं, ये जौनपुर के रहने वाले हैं। उनके सहयोग करने वाले भी 4, वो भी जौनपुर के रहने वाले हैं। अगर बात की जाए तो पुलिस की तत्परता से जो है इस बड़ी घटना को जो है सफल अनावरण किया गया और तत्काल उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कैमरामैन आलोक के साथ अजय, इंडिया न्यूज। आरोपियों पर दर्ज किया गया संगीन धाराओं में मुकदमा। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों के ऊपर धारा 137(2), 70(2), 351(3), 305 BNS धारा व धारा 042 पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। वहीं अगर पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो देखा गया कि गुनाह करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, अंजाम खौफनाक ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। शिक्षा के मंदिर की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में कौंधने लगेंगी। हमारे और आपके परिवार के बच्चे जब स्कूल में होते तो हम सुरक्षित समझते हैं। हमें ये होता है कि बच्चा गया है स्कूल तो कोई फिक्र नहीं होता है। उसकी छुट्टी का टाइम होता है, फिर हमें याद आता है कि 2 घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए, वापस नहीं आया, तब फिक्र होता है। लेकिन 9 से 10 घंटे अगर विद्यालय में बच्चा रहता है तो हम निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि वो विद्यालय ज्ञान का विद्यालय है, संस्कृति का विद्यालय है। विद्या अर्जित करने का एक जो स्थान है वो अपने आप में किसी मंदिर से कम नहीं समझा जाता है। लेकिन उस विद्यालय में अगर हैवानियत हो जाए तो आप समझिए कि आपके दिमाग में क्या सवाल उठेंगे और आप कहाँ से आपका विश्वास उठ रहा है। फिर अपने आप को आप कहीं सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर विद्यालय की कहानी आप समझिए कि ज्ञान के मंदिर में अगर हैवानियत होती है तो किस तरीके की हुई है और मामला है कहाँ का। पूरी रिपोर्ट देखिए फिर समझिए। गंदे गुरुजी का घटियापन, अश्लील हरकत, गंदे गुरुजी गिरफ्तार। शिक्षा के मंदिर में गंदे गुरुजी का महापाप। गंदे गुरुजी डराते थे, धमकाते थे। ललितपुर में शिक्षा के मंदिर में एक छात्रा से अश्लीलता करने और उस पर गंदी नजर रखने का मामला सामने आया है। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने गई 10वीं की छात्रा अश्लील इरादों की शिकार बनी। वहीं विरोध करने पर छात्रा और उसके परिजनों को आरोपी शिक्षक और स्कूल प्रबंधन ने डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन गंदे गुरुजी जेल चले गए। 10वीं की पीड़ित छात्रा ने मैथ के टीचर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने सोमवार को एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। छात्रा ने बताया कि मार्च में बोर्ड परीक्षा के दौरान शिक्षक ने उसके साथ अश्लील व्यवहार किया। आरोपी शिक्षक ने उसे बाथरूम में ले जाने का दबाव बनाया। शिक्षक ने उसका हाथ पकड़कर जबरन घर ले जाने का प्रयास भी किया। छात्रा ने प्रिंसिपल से शिकायत भी की, लेकिन स्कूल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। प्रिंसिपल ने मामले को दबा दिया। आरोपी शिक्षक को नियमित रूप से ड्यूटी पर बनाए रखा गया। पीड़ित छात्रा ने आरोपी शिक्षक की कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप मैसेज दिखाते हुए आरोप लगाया है कि आरोपी शिक्षक मैथ का टीचर है, जिसने प्रैक्टिकल में 90% दिलाने का प्रलोभन दिया और अकेले मिलने की बात करने लगा। क्लास टीचर थे, 10th क्लास में पढ़ती हूँ, तो बोर्ड की एग्जाम देने गई थी, तो वो सर मुझे सारे करते थे, कहते टॉयलेट में चलो मैं तुम्हें पेपर बताऊँगा। और घर पे ले जाने की बोल रही थी कि छुट्टी होगी तो घर पे 15 मिनट के लिए चलना, मैं तुम्हें पेपर बताऊँगा और 99% बनाऊँगा परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम से। व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे और कॉल भी करते थे और वीडियो कॉल की बताओ कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो। 24 फरवरी से पहले मेरे भाई के साथ गए थे हम लोग, तो वो बोले कि ये कौन है, मैंने कहा ये भाई है। उसे कह रहा है अच्छा इसको लेके मत आना। फिर उसकी बात की कॉल उन्होंने, चाली राजा, वो मैथ पढ़ाते। जैसे ही छात्रा ने टीचर की करतूत मां को बताई तो मां बेटी के साथ स्कूल चली गई और स्कूल प्रबंधन से अध्यापक की शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
अपनी बेटी की शिकायत लेके आई हूँ। बोर्ड पेपर में गई तो चाली राजा मतलब पहले से परेशान कर रहा था, और जो जब पेपर देती थी तो 4-5 बार आता था पास में, चलो टॉयलेट में चलो पेपर बता रहे, टॉयलेट में चलो पेपर बता रहे। तो मना किया उसने। फिर स्कूल के जब छुट्टी हुई बाहर खड़ा हो गया कि चलो मेरे घर 15 मिनट के लिए 100% मार्क्स दिलाऊंगा। तो फिर मुझे बताया तो मैंने मना किया कि कहीं नहीं जाना उसके साथ, सीधे घर आना। और जब मैंने ये अभी कल दरखास्त मतलब एप्लीकेशन दी तो उधर कोई सुनवाई नहीं दी। मतलब 11 बजे से बैठा रहे हैं, 7 बजे 8 बजे तक बैठा रहे, कोई ना बयान लिया ना कुछ। आरोप है कि जब पीड़ित छात्रा की मां ने पुलिस के सामने पूरे मामले की शिकायत शुरू की तो कॉलेज प्रबंधन खुद आरोपी शिक्षक के बचाव में कूद पड़ा और धमकियां देने के साथ ही दबाव बनाने की कोशिश हुई। पीड़ित परिवार 21 अप्रैल को एसपी मोहम्मद मुश्ताक से मिला और पूरी घटना बताई, तब जाकर गंदे गुरुजी गिरफ्तार हुए। 20 अप्रैल 2025 को थाना मेहरोनी में बादिनी द्वारा अपनी पुत्री के साथ अभियुक्त चार्ली राजा द्वारा अश्लील हरकत व अभद्र व्यवहार करने के संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई। सूचना मिलने पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त चार्ली राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शिक्षा के मंदिर में महापाप की ये खबर शर्मसार करने वाली है। एक छात्रा और टीचर के बीच का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, लेकिन यहाँ पर घटिया गुरु ने गुरु की मर्यादा को तार-तार करके रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अभी तक आपने सास को ससुर के साथ देखा होगा फरार होते हुए, समधी के साथ दामाद को देखा होगा, किसी न किसी के साथ आपने सुना, कोई नीले ड्रम तो कोई नीले पीले ड्रम में, तो कोई सूटकेस में, तो कोई आज बक्से में मिला प्रेमी। मतलब ये एक तरीके से आप देखें तो ये समाज में हो क्या रहा है कि प्रेमी प्रेमिका का एक रूप रिश्ते को बदल दे रहा है कि कौन सा रिश्ता क्या है, इसकी परवाह किए हुए समझ में नहीं आ रहा है युवा पीढ़ी को कर क्या रहा है। बुढ़ापे में सास को देखे तो 4 बच्चों के साथ वो किसी अपने समधी के साथ फरार हो जा रही है। मतलब आप समझिए कि समाज नहीं है, पता नहीं क्या रंग एक इस समय घुल गए हैं लोग की, समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है समाज में। लेकिन आज एक मामला भांजी का निकल के आया है कि एक भांजी जो है वो किस कदर प्यार में पागल हुई कि उसने नीला ड्रम भी मंगा के रख लिया और धमकी भी दी। उसके बाद देखिए जिससे प्यार कर रही थी वो कैसे भागे और उनकी आप बीती क्या है, सुनिए पूरी कहानी फिर आपके सामने। 26 साल की महिला ने रिश्ते किए दागदार, नकदी जेवर लेकर मामा संग फरार, पति को मेरठ जैसा कांड दोहराने की धमकी। यूपी के कई जिलों से आए दिन महिलाओं के प्रेमियों के साथ भागने की खबरें लगातार आ रही। इसी कड़ी में एक और घटना अमरोहा से सामने आई। एक 26 साल की विवाहिता नकदी और लाखों के जेवर लेकर अपने मामा संग फरार हो गई। आरोप है कि विवाहिता ने पति को धमकी भी दी थी, अगर उसने मामा से बात करने से रोका तो उसके साथ मेरठ जैसा कांड होगा। मामा भांजी के रिश्तों को दागदार करने वाली इस घटना ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। काफी समय भांजी के घर रह रहा था मामा। दरअसल चंचल अपने पति योगेश शर्मा के साथ 8 अप्रैल को गजरौला मेले में गई थी। इसी दौरान वो अपने मामा के साथ लापता हो गई। मामा अजय हरिद्वार के लक्सर का रहने वाला है और लंबे समय से चंचल के घर पर रह रहा था। यूपी के मेरठ में ड्रम हत्याकांड के बाद से यूपी के तमाम जिलों से ऐसी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है, जहां पत्नी अपने पति का मर्डर कर रही है और पति इस समय कह सकते हैं कि लाचार और बेबस नजर आ रहा है। अब ऐसा ही मामला अमरोहा जिले से भी सामने आया है। हालांकि अमरोहा में भी एक पहला ऐसा मामला सामने आ चुका है, जहां एक पत्नी ने अपने पति को जान से मारने की धमकी दी थी और ड्रम में पैक करने के लिए उसने बोला था। अब फिर से एक नया मामला आया है और जो पीड़ित है वो हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। आज थाने वो अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है वो हम बात करते हैं। जी, आपका नाम सबसे पहले। सर, मेरा नाम योगेश शर्मा है, मैं शरीफपुर सुमारी का रहने वाला हूँ। योगेश, आपके साथ क्या घटना हुई है? सर, मेरी 17 मार्च को शादी हुई थी
और हम जो उसके बाद यहाँ गजरोला में ललिता माता जी का मंदिर लगता है, तो हम जो अपनी पत्नी के साथ और घर वालों के साथ प्रसाद चढ़ाने आए थे, और उसी बीच में जो हमारे ससुराल पक्ष के थे वो भी वहाँ पे आए हुए थे, परंतु उसी बीच से हमारी पत्नी जो है अपने मामा श्री के साथ गायब हो गई थी, परंतु वो आज तक भी नहीं मिली है। और बीच में उन्होंने पहले जब जाने से पहले धमकी भी दी थी कि हम जो जिस प्रकार मेरठ में घटना हुई थी उसी के प्रति आपके साथ भी हम जो आपको काटने के बाद सूटकेस में पैक कर दिया जाएगा, जान से मारने की धमकी, सूट में पैक करने की धमकी। जी सर। और जिसमें हमारे 1.5 लाख के जेवर थे और 25,000 रुपया नगद हमारा जो गायब हुआ है सर, वो लेके गई हैं। मैंने थाने में उसको जो 9 तारीख में रिपोर्ट भी कराई थी, परंतु आज उसको सर 15-16 दिन हो चुके हैं, परंतु अभी तक उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं हुई। योगेश पत्नी का क्या नाम है, फिर कहाँ की रहने वाली है? ये सर वह रहने वाले बैंक कॉलोनी के, परंतु इस टाइम जो है वह अतरपुरा में रहते हैं, और पत्नी का नाम चंचल भारद्वाज है। तो ये जो इनके मामा हैं, ये आपको पता चला कि दोनों के बीच कब से बातचीत चल रही थी? ये मैंने सर इनके परिवार वालों से पहले इस बारे में संपर्क भी किया था कि आपको इस बारे में जान के, तो बोले नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, परंतु जब शादी हुई तो मैंने उनको देखा कि अधिकतर वह फ़ोन पर संपर्क उनका चलता था, तो मैंने उनसे एक बार कहा भी था मैंने इस प्रकार नहीं चलेगा, तो उन्होंने बोला कि हमारे मामा कोई दिक्कत नहीं है, मामा से हम बात कर सकते हैं। क्या नाम है मामा? मामा का नाम अजय भारद्वाज। पति को दी थी मेरठ जैसा कांड दोहराने की धमकी। इतना ही नहीं, चंचल घर से अकेली तो गई, लेकिन अपने साथ 25,000 रुपए नगद और करीब 2.5 लाख रुपए के जेवर लेकर भी भागी। हैरानी की बात यह है कि घटना से पहले उसने अपने पति योगेश को धमकी दी कि अगर उसे मामा से बात करने के लिए रोका गया तो वो उसका अंजाम मेरठ की चर्चित सौरभ हत्याकांड जैसा करेगी। इस धमकी के बाद योगेश भी चुप रहने पर मजबूर हो गया। पति और परिवार ने पुलिस में दर्ज कराया मामला। वहीं इस पूरी वारदात का पता जैसे ही पति योगेश को चला तो बिना देर के योगेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। योगेश ने पुलिस को बताया कि पत्नी चंचल अपने मामा के साथ फरार हो गई। साथ ही परिजनों ने मामा भांजी के रिश्ते पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। तो आप क्या करते हैं योगेश? सर मेरा काम, मैं जैसे पंडित हूँ, ब्राह्मण जाति से हूँ, तो मैं पूजा पाठ आदि कराता हूँ। पूजा पाठ काम करता हूँ। तो यानी कि शादी से पहले आपको गुमराह किया, धोखे में रखा? जी सर। इस बीच में मैं आपको बता दूं कि जो हमारे बीच के व्यक्ति थे जिन्होंने शादी कराई थी, इस बारे में मैं कह सकता हूं जरूर अवश्य संपर्क उनका रहा होगा इस बारे में, परंतु उन्होंने मुझसे ये बातें बहुत छुपाई गई हैं। उनके परिवार वालों को इस बारे में जानकारी, परंतु वो भी नहीं बताना चाहते। तो आप अपनी पत्नी के साथ मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए पहुंचे थे, उस बीच आपकी जो पत्नी है, तो आपको शक नहीं हुआ जिस दिन ये मौका इन्होंने तलाशा फरार होने के लिए? ऐसा था सर, मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम प्रसाद चढ़ाकर घर जाने की तैयारी कर रहे थे, उसमें हम बहुत से व्यक्ति थे। तो कुछ व्यक्ति आगे दुकानों पर चले गए थे, कुछ पीछे थे, तो हमने सोचा सब सामान लेके साथ निकल लेंगे। उसी बीच में किसी पीछे की दुकान से गायब हो गई थी। पुलिस में आपने कंप्लेन की? जी सर, मैंने पुलिस में कंप्लेन की थी, परंतु उसको आज कंप्लेन किए हुए 15 दिन हो चुके हैं, परंतु अभी तक उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। और जो लड़की पक्ष के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि पहले लड़की को बरामद करो, उसके बाद में कोई कार्रवाई की जाएगी। बोले आप ही इसके प्रति जो भी खर्चा करना आप करो, हम कुछ नहीं करेंगे। लड़की को आपने मतलब अपने घर वाले को ढूंढने का प्रयास किया, कहीं लोकेशन या कुछ ऐसा? जी सर, मैंने कई बार ट्राई किया, परंतु इस प्रकार मुझे कोई इसके प्रति जानकारी हासिल नहीं हो सकी। अच्छा योगेश, ये जो मामा हैं इनके, ये क्या काम करते हैं? सर मामा जो है ये जुबिलैंड फैक्ट्री यहाँ पे काम करते थे। वहाँ पे इसके प्रति जो जानकारी मिली थी, क्योंकि एक हमारे मौसी के लड़का वो भी उनके साथ ही काम करता, वो एक ही ठेकेदार के अंडर में काम करते थे, तो उन्होंने बताया कि वो भी काफ़ी दिन से अजय जो थे इसी कंपनी में काम करते हैं। अब आप क्या न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? सर मैं यही चाहता हूँ कि एक बार वो आए सामने और जो भी उनके प्रति उनके मन में भाव है वो हम पे प्रकट करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में और व्यक्तियों को भी इससे सलाह मिल सके। तो बिल्कुल देखिए, ये योगेश हैं जिनकी जो पत्नी है वो अपने मामा के साथ फरार हो गई है, और आज कंप्लेन के लिए ये फिर से थाने पहुंचे थे। 15 दिन पहले इन्होंने थाने में एप्लीकेशन दी थी, मगर इनका कहना है कि जो सुनवाई है वो पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। ऐसे में ये न्याय की उम्मीद रख रहे हैं और अपनी पत्नी तक ये मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि जहाँ भी हैं वो वापस आ जाएं। एक बार फिर से बैठकर जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं उनको सुधारा जा सकता है, पुनः उस पर विचार किया जा सकता है। और साफ तौर से जो और पति हैं उनके लिए भी जो संदेश है उनके द्वारा यहाँ पर दिया गया है। अरुण चाहल, इंडिया न्यूज़ कंपनी। रिश्तों की पवित्रता पर उठे सवाल। इस मामले ने समाज में रिश्तों की पवित्रता पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी। वहीं इस घटना के बाद से शादीशुदा व्यक्तियों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। न केवल अमरोहा
बल्कि यूपी के अन्य जिलों में भी ऐसी घटनाएं लगातार सामने आई, जहां रिश्तों की मर्यादा को तोड़कर महिलाएं अपने प्रेमी या करीबी रिश्तेदारों के साथ भाग रही हैं। इसके बाद परिवार के लोगों को शर्मसार होना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देश दुनिया की खबर के साथ हमारी टीम पूरी हर एक पल पल की जानकारी आपके सामने उपस्थित होती रहेगी और हर अपडेट के साथ हम समय समय पर आपसे मिलते रहेंगे। फिलहाल मॉर्निंग बुलेटिन में हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।